हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषि जायसवाल और अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम चैप्टर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंटी कैश बुक फ्रॉम डीके गोयल बुक। क्वेश्चन आपके सामने है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। यहाँ पर आपको कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं जिसको आपको डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो आइए बनाते हैं कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आपके सामने है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड मीन्स रिसीप्ट साइड, क्रेडिट साइड मीन्स पेमेंट साइड। बात करते हैं कैश कॉलम की। अगर बिजनेस में कैश आ रहा है, आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो किस सोर्स से या फिर किस से रिसीव हो रहा है उसको आपको डेबिट साइड में पर्टिकुलर कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करना है। अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो जिस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं या फिर जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसको आप क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। बात करते हैं बैंक कॉलम की। अगर आप कैश या चेक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर किसी और रीजन से आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं या फिर किसी और रीजन से आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे आप पेमेंट साइड में। स्टार्टिंग के कुछ ट्रांजेक्शन आपके सामने हैं। अप्रैल 1 बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ₹4,000, ओवरड्राफ्ट एट बैंक ₹45,000। अप्रैल 1 को हमारे पास जो कैश इन हैंड है वो ₹4,000 है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। 2025 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड है हमारे पास ₹4,000 और बैंक बैलेंस हमारा माइनस में है, हमारे ऊपर ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट को रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड में। लिखेंगे 2025 अप्रैल 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 इन बैंक कॉलम। नेक्स्ट है अप्रैल 4 इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल ₹1 लाख आउट ऑफ विच 60,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ₹1 लाख, जिसमें से 60,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए गए। तो इसको रिकॉर्ड, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है तो इसको रिकॉर्ड करेंगे हम डेबिट साइड में। लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो पैसे लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। उसने बिजनेस में ₹1 लाख इन्वेस्ट किए जिसमें से 60,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक में लिखेंगे 60,000 और इन हैंड हमारे पास रह गया है ₹40,000। नेक्स्ट है अप्रैल 5 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो बिजनेस में कैश आ रहा है, इसको रिकॉर्ड करेंगे रिसीप्ट साइड में। गुड्स का प्राइस जिसको आप सेल कर रहे हैं वो है ₹30,000। साथ ही साथ आप कस्टमर से CGST और SGST भी कलेक्ट करेंगे 6% ईच। रिकॉर्ड करते हैं इसको। डेट लिखेंगे अप्रैल 5। गुड्स सेल करने पे लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है ₹30,000 और जो कस्टमर से GST कलेक्ट किया जाएगा, CGST और SGST, उसके लिए हम लिखेंगे अप्रैल 5 6% ऑफ 30,000 इज 1800, यानी कि 1800 हम CGST कलेक्ट करेंगे और 1800 हम SGST कलेक्ट करेंगे। लिखेंगे अप्रैल 5 टू आउटपुट CGST 1800 एंड टू आउटपुट SGST 1800। नेक्स्ट है अप्रैल 10 परचेज्ड गुड्स 60,000 plus CGST and SGST 6% each and issued a check for the same। आप गुड्स खरीद रहे हैं जिसका प्राइस है ₹60,000। साथ ही साथ आपको GST भी पेड करना पड़ेगा, CGST एंड SGST 6% ईच। और दोनों का पेमेंट आपने किससे किया है? चेक से किया है। पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स खरीदने पर हम लिखते हैं बाई परचेजेस अकाउंट। अमाउंट है ₹60,000। साथ ही साथ आपको GST भी पेड करना पड़ेगा। लिखेंगे GST कितना पेड करना पड़ेगा? 6% ऑफ 60,000 इज 3,600। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई इनपुट CGST अकाउंट 3,600, बाई इनपुट SGST अकाउंट 3,600। नेक्स्ट है अप्रैल 11 पेड टू रामविलास अवर क्रेडिटर ₹25,000, डिस्काउंट अलाउड बाई हिम ₹1,000।
हम रामविलास को पेमेंट कर रहे हैं 25,000 रुपीज़ का और उसने हमें 1,000 का डिस्काउंट अलाउ किया है, मतलब हमें 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। इसका मतलब 26,000 रुपीज़ में 25,000 रुपीज़ का पेमेंट किया गया और 1,000 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। जो हमने पेमेंट किया है उसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड में, डेट लिखेंगे अप्रैल 11 बाई रामविलास। पेमेंट किससे किया ये नहीं बता रखा है, तो इसका मतलब पेमेंट कैश से किया होगा। और जो डिस्काउंट रिसीव हुआ उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, जिसकी एंट्री होगी रामविलास डेबिट टू डिस्काउंट रिसीट। ये एंट्री तब तक बनाने की जरूरत नहीं है जब तक आपको क्वेश्चन में जर्नल की एंट्री बनाने के लिए ना बोले। नेक्स्ट है अप्रैल 14, रेंट ऑफ 8,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच पेड बाई चेक। आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं चेक से, साथ ही साथ आपको GST का भी पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कर रहे हैं इसलिए पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे अप्रैल 14 बाई रेंट अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी बैंक कॉलम में 8,000 रुपीज़, क्योंकि पेमेंट चेक से की है। साथ ही साथ आप GST भी पेड करेंगे, लिखेंगे आप 6% ऑफ 8,000 इज 480, यानी कि इनपुट CGST और SGST आप पेड करेंगे 480 रुपीज़ का। आप लिखेंगे यहाँ पर अप्रैल 14 बाई इनपुट CGST 480 रुपीज़, बाई इनपुट SGST 480 रुपीज़। नेक्स्ट है अप्रैल 15, office furniture purchased and a check of rupees 22,400 issued for the same, including CGST and SGST 6% each। इंक्लूडिंग GST को मिलाकर आपने इतना पेमेंट किया है, तो आप पेमेंट कर रहे हैं इसलिए आप इसको कौन सी साइड में रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड में, लिखेंगे बाई फर्नीचर अकाउंट। अब आपको पहले तो यहाँ पर GST और फर्नीचर दोनों की अमाउंट को अलग करना पड़ेगा। टोटल आपने GST 6% ईच, यानी कि 6% CGST और 6% SGST, यानी कि टोटल 12% आपने GST पेड किया होगा। तो ये जो अमाउंट है इसमें फर्नीचर की अमाउंट प्लस 12% GST की अमाउंट भी इंक्लूड है। इसमें दोनों को अलग करने के लिए आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 22,400 की मल्टीप्लाई 100/112 से करेंगे तो फर्नीचर की अमाउंट हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि इसमें फर्नीचर और GST दोनों की अमाउंट इंक्लूड है। तो फर्नीचर की अमाउंट अपने आप में 100% हुई और GST हुई 6% प्लस 6% यानी कि 12%, यानी कि ये जो पेमेंट है वो 112% का पेमेंट है। तो अगर इसको हम 112 से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्नीचर का कॉस्ट प्राइस हमारे सामने आ जाएगा 20,000 रुपीज़। 20,000 का 6% होता है 1,200 रुपीज़। तो हमने जो इनपुट CGST पेड किया होगा वो आ गया 1,200 रुपीज़, और इतना ही आपका इनपुट SGST आएगा 1,200 रुपीज़। तो टोटल आप चेक करेंगे तो हमने फर्नीचर की अमाउंट है 20,000 रुपीज़ और GST की अमाउंट है 1,200 प्लस 1,200, यानी कि टोटल हमने कितना पे किया है यहाँ पे 22,400 रुपीज़। नेक्स्ट है अप्रैल 16, ड्यू चेक फॉर पर्सनल यूज रुपीज़ 5,000। बिजनेस का मालिक बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ कर रहा है, और जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ किए जाते हैं तो हम लिखते हैं बाई ड्राइंग्स अकाउंट। यहाँ पर जो अमाउंट विड्रॉ की जा रही है वो बाई चेक यानी कि बैंक से विड्रॉ करी जा रही है, तो हम अपना बैंक अकाउंट डिक्रीज कर लेंगे 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट है अप्रैल 18, कलेक्शन फ्रॉम अतुल रुपीज़ 15,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 19 अप्रैल। आप डेट 18 को अतुल से कैश रिसीव कर रहे हैं जिसको 19 को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग पॉइंट हैं। यहाँ पे कैश जो रिसीव हो रहा है वो 18 को रिसीव हो रहा है, तो अप्रैल 18 को हम कैश रिसीव की एंट्री बनाएंगे टू अतुल 15,000 रुपीज़। अगर आप इसको 18 को ही बैंक में डिपॉजिट कर देते तो अमाउंट बैंक कॉलम में आ जाती और कोई भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनती। लेकिन ये जो कैश रिसीव हुआ इसको आप 19 को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 19 को कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए बनेगी क्योंकि जब आप कैश को बैंक में डिपॉजिट करते हैं तब आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है और कैश बैलेंस डिक्रीज होता है। अगर आपको
कैश को बैंक में डिपॉजिट करने की जनरल एंट्री आती है, तो ये एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। कैश को बैंक में डिपॉजिट करने की जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर जनरल एंट्री में टू कैश लिखा है तो कैश बुक में भी टू कैश लिखा जाता है। डेट लिखेंगे अप्रैल 19 टू कैश अकाउंट, और बैंक कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 15,000 रुपीज़। यानी कि आपके बैंक में पैसा इंक्रीज हुआ है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है। LF वाले कॉलम में लिख देते हैं C, जो इंडिकेट करता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है जो कैश बुक में दोनों साइड में रिकॉर्ड होगी। आपने डेबिट साइड में टू कैश लिखा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैंक और अमाउंट लिखेंगे कैश कॉलम में। तो आप एक बार इसको एनालाइज कर सकते हैं। जब भी हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, जबकि कैश बैलेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर बैंक कॉलम में अमाउंट लिख रहे हैं तो टू कैश लिखते हैं, और कैश कॉलम में अमाउंट लिख रहे हैं तो बाई बैंक लिखते हैं। नेक्स्ट है अप्रैल 20, गुड्स सोल्ड टू अमृत राज फॉर ₹80,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। आप अमृत राज को गुड्स सेल कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि गुड्स नगद बेचा या उधार, तो ये उधार बेचा हुआ माना जाएगा। एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल, जिसकी जर्नल एंट्री होगी अमृत राज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। गुड्स का सेल्स प्राइस है 80,000 रुपीज़, जिसका 6% हुआ 86 या 48, यानी कि 4,800 CGST और 4,800 SGST। टोटल अमाउंट आ जाएगी अमृत राज के सामने 88,800। इसको ध्यान में रखिए क्योंकि आप 25 को चेक रिसीव कर रहे हैं अमृत राज से 88,000 रुपीज़ का, जबकि गुड्स हमने कितना सेल किया था उससे 88,800 रुपीज़ का। तो इसका मतलब हम उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं यहाँ पर। चेक रिसीव करने की एंट्री होगी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अमृत राज। क्योंकि चेक रिसीव हुआ है हमें 25 को, एक बार पॉइंट को पढ़ लेते हैं। रिसीव अ चेक फॉर ₹88,000 फ्रॉम अमृत राज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 28 अप्रैल। अमृत राज से एक चेक रिसीव हुआ 25 अप्रैल को, जिसको हमने बैंक में कब डिपॉजिट किया, 28 अप्रैल को। तो चेक रिसीव की एंट्री तब बनती है जब हम उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो 25 को कोई भी एंट्री नहीं बनेगी यहाँ पर। इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री तब बनेगी जब आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो 25 को हम एंट्री बनाएंगे जर्नल में, और 28 को एंट्री बनेगी कैश बुक में, क्योंकि जो चेक है वो बैंक में 28 अप्रैल को डिपॉजिट किया गया। तो हमारा बैंक बैलेंस उस डेट को इंक्रीज होगा जिस डेट को हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया है। तो 25 को हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, जबकि 28 को जब हम एंट्री बनाएंगे तो लिखेंगे टू चेक्स इन हैंड 88,000 रुपीज़ इन बैंक कॉलम। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रैल 29, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ ₹25,000। आप ऑफिस स्टाफ की सैलरी के लिए 25,000 रुपीज़ बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर काउंटर एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि आप जो पैसा बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं उसका पेमेंट आप कर दे रहे हैं सैलरी के लिए। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड में, लिखेंगे बाई सैलरी अकाउंट 25,000 रुपीज़ बैंक कॉलम। जब भी हम बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं और उसका यूज़ हम तुरंत कर लेते हैं तो काउंटर एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है अप्रैल 29, पेड सैलरी ऑफ द मैनेजर बाई चेक ₹9,400। फिर से आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं और इस बार सैलरी आप मैनेजर को दे रहे हैं। किसी को भी सैलरी दे रहे हो, अगर आप किसी एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं तो केवल उसी का नाम आता है। और यहाँ पर भी हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो चेक से कर रहे हैं, यानी कि फिर से हमारा बैंक बैलेंस कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 9,400 रुपीज़ से। रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड में, लिखेंगे अप्रैल 29 बाई सैलरी अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी बैंक कॉलम में। इसके बाद सबसे पहले हम कैश कॉलम का टोटल करेंगे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल वी रिसीव्ड 92,600 इन कैश इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। टोटल जो कैश रिसीव हुआ हमें अप्रैल में
वो रिसीव हुआ 92,600 रुपीज़। जबकि अप्रैल में हमने कैश से जो पेमेंट किए हैं वो 25,000 प्लस 15,000, यानी कि जो हमने टोटल पेमेंट किया है वो है 40,000 रुपीज़। तो क्लोजिंग कैश इन हैंड यानी कि कैश इन हैंड एज ऑन अप्रैल 30, 2025 हम कैलकुलेट कर लेंगे। 92,600 में से 40,000 माइनस कर देंगे, लिखेंगे अप्रैल 30 बाई बैलेंस कैरिड डाउन 52,600। 92,600 माइनस 40,000 कितना आ जाएगा 52,600, और आपके कैश के दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि बैंक की कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है। आपका डेबिट साइड में आपने जो अमाउंट लिखी है वो है 60,000 प्लस 15,000 प्लस 88,000, जबकि क्रेडिट साइड में आपने जो अमाउंट लिखी है वो 45 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 25। तो आपकी कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है? क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल है 1,82,960, यानी कि आपने जो चेक से पेमेंट किए हैं, आपका जो बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, वो डिक्रीज हुआ है 1,82,960 रुपीज़ से। जबकि आपने जो बैंक में डिपॉजिट किया है वो है केवल 1,63,000 रुपीज़। तो आपका बैंक बैलेंस फिर से माइनस में आएगा। 1,82,960 में से माइनस कर देंगे 1,63,000, तो आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 19,960 रुपीज़, और आपके बैंक की दोनों साइड का टोटल भी इक्वल आ जाएगा। So this is the solution of question number 9.